नमस्कार साथियों। हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ा था, उससे आगे दूसरा जो पाठ्यक्रम में हमारे जो पाठ दे रखा है वो है आलोक धनवा जी का। आलोक धनवा, धनवा मीन्स तीर होता है। इनका कोई विशेष साहित्यिक ज़्यादा फैलाव नहीं है, बहुत कम लिखा, सटीक लिखा। एक काव्य संग्रह इनका दुनिया रोज बनती है, जो हमारे इसमें पाठ्यक्रम में दे रखा है। दुनिया रोज बनती है एकमात्र काव्य संग्रह जो 1998 में इनका प्रकाशित हुआ था, 1998 में। वैसे आलोक धनवाजी ने 1972 से लिखना शुरू किया था। 1972 में इनकी पहली कविता है वो जनता का आदमी, जो हमारी यहाँ पर दे रखी है। जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई और उसके बाद में इनकी काफ़ी कविताएं आई, लेकिन काव्य संग्रह जो है वो एक ही आया। इस कारण से इनका कोई ज़्यादा विशेष साहित्यिक फैलाव है वो हमें देखने को लिए नहीं मिलता। अब तक एग्जाम्स के अंदर इनसे संबंधित कोई प्रश्न भी अब तक नहीं आया हुआ है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये बात कहता हूँ कि ज़्यादा तैयारी, पिन पॉइंट तैयारी वहाँ से करने की कोशिश कीजिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। जैसे कि अपना अगला ही पाठ जो कुंवर नारायण जी का आएगा, उस पर हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। दो तीन प्रश्न हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना है। यहाँ पर इनका एकमात्र काव्य संग्रह है वो दुनिया रोज बनती है, 1998 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा इनकी जो कविताएं हैं, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, इसके अलावा बहुत सारी कविताएं, जैसे गोली दागो पोस्टर है, कपड़े के जूते हैं, ये भी इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रमुख सम्मान इनको जो मिला, राहुल सम्मान है, बिहार राष्ट्र परिषद का सम्मान है, साहित्य सम्मान है, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान है, पहल सम्मान है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये इनके साहित्य की जो दर्शन है उससे संबंधित बातें इनकी बताई हुई हैं। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। 7वां-8वां दशक यानी कि 1970 के बाद में उन्होंने अपनी जो काव्य सर्जन है उसको लोगों के सामने प्रकट करना शुरू किया। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक के भाव अर्थात बहुत ज़्यादा लेखन नहीं किया, बहुत कम लिखा। और यही कारण है कि उनका एकमात्र काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हुआ है, जो दुनिया रोज बनती है के नाम से प्रकाशित हुआ था, 1998 के अंदर प्रकाशित हुआ। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्मी तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। अतिथि व्याख्याता, इनको अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है विभिन्न जगहों पर, विभिन्न संस्थानों के अंदर, और वहाँ पर ये अपने जो भाषण वगैरह वो देते हैं। वैसे देखा जाए तो ये विज्ञान के विद्यार्थी थे, इस कारण से इन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इनका साहित्य के प्रति रुझान था और उसी का एक नतीजा ये हुआ कि इनका एक काव्य संग्रह है वो अब तक प्रकाशित हुआ है। अब इसके बाद में हमारी जो पाठ्यक्रम है उसमें एक पतंग कविता दी हुई है। पतंग वैसे हर कोई इस नाम से परिचित है। पतंग कविता जो है उसका तीसरा भाग हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। लंबी कविता है ये इनकी, और जैसा कि आपको पता ही है दुनिया रोज बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह, तो उसी में संग्रहित होनी ही है उनकी वो कविता।
पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। पतंग का नाम जैसे ही आता है तो हमें जैसे कि पता है कि पतंग है वो बच्चों में एक उमंग पैदा कर देती है। पतंग का जैसे ही बच्चे नाम सुनते हैं तो बालसुलभ जो क्रियाएं हैं या बालसुलभ जो इच्छाएं हैं, बालसुलभ जो उमंगे हैं, उनका इस पतंग कविता के माध्यम से इन्होंने चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर ये मुख्य बात है इनकी कि ये बिंब विधान के बहुत बड़े कवि हैं। सुंदर बिंबों का प्रयोग करने में इनको महारत हासिल थी। प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन यानी कि जैसे जैसे जो महीना जिस प्रकार से चलता है उस महीने के अनुसार से, हमारे जो हिंदी महीने उन महीनों के अनुसार से उनमें जो परिवर्तन चलता रहता है, तो उन परिवर्तनों का भी यहाँ पर वर्णन इन्होंने किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ता हुआ पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है उसके पार जाना जाता है। यानी कि पतंगे जितना ऊंचाई पर उड़ती जाती हैं, बच्चों के अंदर उमंग का भाव है उतना ही ज़्यादा है, वो पनपता जाता है और बच्चों का मन है वो चाहता है कि मैं इन ऊंचाइयों को छू लूँ। जिस प्रकार से पतंग की ऊंचाइयाँ होती हैं वैसे ही वो भी उनके पार जाना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद बखुद उनके पास आता जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद के शरद यानी कि उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ में हैं? तो देखिए यहाँ पर कवि ने बिंबों के माध्यम से शरद ऋतु का वर्णन किया है। शरद ऋतु के अंदर धूप, सुनहरी धूप है वो चारों तरफ फैलती है और जैसे जैसे धूप फैलती है बच्चों का मन भी है वो जैसे धूप खिलती है तो पतंग उड़ाने के लिए लालायित हो उठता है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उस समय में चारों तरफ उनका शोर शराबा हर दिशा से आता है। तो दिशाओं के मृदंग की बात कही गई है। छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय रहता है, माता पिता को, सबको रहता है, लेकिन साथ ही बच्चों की जो कोमलता है, बच्चों का जो उत्साह है वो उस भय के ऊपर उनको जीत दिलाता है। तो ये सब वर्णन है यहाँ पर इस कविता के अंदर किया गया है। कहने का आशय है कि यहाँ पर प्रकृतिगत परिवर्तन जो हो रहे हैं उनको बिंबों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ बच्चों के क्रियाकलापों की, उनके उमंगों का वर्णन भी यहाँ पर करने की कोशिश है वो कवि ने की है। तो हम अपनी कविता शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछार गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। देखिए यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हमें स्पष्ट तौर से हम देख सकते हैं। मानवीकरण अलंकार के अंदर सबसे तेज बौछार गई भादो गया। भादो यानी कि भाद्रपद का महीना भी चला गया और सबसे तेज बौछार यहाँ पर किसको बताने की यहाँ पर कवि ने कोशिश की है। यहाँ पर कवि ने भाद्रपद से पहले श्रावण मास आता है। हिंदी के महीने हमें, हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते हमें याद रखने चाहिए। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौ, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हमें याद होने चाहिए। तो भाद्रपद महीने से पहले श्रावण मास आता है। तो श्रावण मास के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ बारिश होती है
तो उस बारिश का वर्णन यहाँ पर उन्होंने करने की कोशिश की। सबसे तेज बौछार गई, सबसे तेज बौछार गई से तात्पर्य यहाँ पर इनका किससे लिया गया है? श्रावण मास से। भादो गया, भाद्रपद का महीना भी चला गया, यानी कि भाद्रपद के महीने के अंदर अंधेरी रातें जो होती हैं, चारों तरफ से घनघोर बादल छाए रहते हैं, वो महीना भी है, वो भी चला गया। सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। देखिए, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया, चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया। और उपमा अलंकार के अंदर भी कौन सी है? पूर्ण उपमा। इसके बारे में हम बाद में जब हमारे अलंकार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इसके अंदर पूर्ण उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जैसे ये पंक्ति हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक बिंब उभरता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चाक्षुष बिंब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यानी कि श्रावण मास के बाद में भाद्रपद का महीना और उसके बाद में जो आश्विन का महीना जो आता है, उसके अंदर शरद ऋतु आ जाती है। शरद ऋतु के अंदर धूप है वो खिलती है। सुबह के समय में सूर्य जब उदय होता है तो बहुत बड़े एक गोले के समान लालिमा लिए हुए वह उगता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद आया यानी कि शरद ऋतु के अंदर, शरद ऋतु सर्दियों की ऋतु के अंदर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की जो चमक है वो आगे से आगे गली मोहल्लों उनको पार करते हुए, आगे से आगे पुलों को पार करते हुए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि धूप है वो धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। हम अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है वो विशेष तौर से हम देखें तो प्रश्न ये बन सकता है, जैसे पहला यहाँ पर देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो पेपर सेटर है वो प्रश्न बना सकता है कि शरद ऋतु के अंदर किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा होता है? तो हमारे सामने है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो कौन चलाता अपनी नई चमकीली साइकिल है? तो शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो शरद ऋतु है वो अपनी नई चमकीली साइकिल है उसको तेज गति से चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे साधारण से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, कोई विशेष प्रश्न यहाँ पर नहीं बन रहे। घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। घंटी बजाते हुए से तात्पर्य यहाँ पर इस किससे लिया गया? घंटी बजाते हुए से तात्पर्य यहाँ पर लिया गया है कि जैसे ही शरद ऋतु के अंदर सूर्य उदय होता है, धूप चारों तरफ से खिलती है, तो उस समय में हम सभी लोग हैं ये सोचते हैं, देखो अपनी मारवाड़ी में भी कहते हैं कि तावड़ो गो भाई चलो बाहर न चाला भी। तो वो एक इशारा हमारे लिए होता है। धूप हो जाती है, तो धूप हो जाती है तो उसके बाद में हम बाहर जाते हैं, और उसी समय में बच्चे भी हैं वो भी उत्साहित हो जाते हैं चमकीले इशारों से बुलाते हुए। किनको बुलाते हुए? बच्चों को बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए किसको बुलाते हुए? पतंग उड़ाने वाले बच्चों को। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब आकाश को मुलायम बनाने से तात्पर्य यानी कि चारों तरफ से जब धूप खिल जाती है, धूप खिलने के कारण से चारों तरफ जो पतंग उड़ाने के अनुकूल परिस्थितियां वो बन जाती हैं उनके लिए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए, यहाँ पर पतंग के लिए ही विभिन्न विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जिसके अंदर पतली कमानी, पतला कागज, रंगीन चीज, सबसे हल्की, ये सारे के सारे पतंग के विशेषणों के रूप में प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है कि ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यानी कि पतंग के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं उनके, दुनिया की सबसे हल्की चीज़ को पतंग होती है, रंगीन होता ही है, पतले कागज़ का बना होता है, पतली बांस की छोटी छोटी कमानियाँ उसके अंदर प्रयोग की जाती हैं, और
वो सब होने के बाद में जब पतंग आकाश के अंदर उड़ता है तो उसमें में बच्चों की जो किलकारियां हैं, वो सीटियां हैं, वो चारों तरफ से गूंजनी शुरू हो जाती हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और आकाश के अंदर हम देखते हैं कि चारों तरफ पतंग ही पतंग दिखाई देते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी तितलियां वो आकाश के अंदर उड़ रही हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया गया। साधारण सी चीज़ें हैं। यहाँ पर बस बात हमें ये देखनी है कि ये सारी की सारी पतला कागज़ है, रंगीन चीज़ है, सबसे हल्की है, पतली कमानी है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया। पतंग के विशेषण के रूप में यहाँ पर इनको प्रयोग किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पर फिर देखिए एक थोड़ा लाक्षणिक प्रयोग यहाँ पर किया गया। कपास शब्द जो है, वो कपास शब्द का तात्पर्य, जैसे कपास है वो कोमल होता है, कोमल होने के साथ साथ में सफ़ेद रंग का जो है, सफ़ेद रंग है वो पवित्रता का भी प्रतीक होता है। तो यहाँ पर बच्चों के शरीर और मन दोनों की कोमलता की बात यहाँ पर कवि ने कही है। जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि बच्चे जन्म से ही शरीर और मन से क्या होते हैं, कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैरों के पास में यानी कि बच्चों की उस समय में उस उमंग और उत्साह को देखकर लगता है कि पृथ्वी है वो भी उनका सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश है वो कर रही है। यानी कि पृथ्वी भी उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित है बच्चों की उन क्रियाकलापों को देख कर। जब वे उड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे दौड़ते हैं बेसुध यानी कि पतंग उड़ाने के समय में उनको किसी भी चीज़ का कोई आभास नहीं रहता। बेसुध होकर उनके पैरों में चोटें आती रहती हैं, झाड़ झंखाड़ में इधर उधर भागते हुए फिरते हैं, तो उन्होंने अनेक अनेक प्रकार की चोट वो खा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बेसुध होकर, यानी कि सब कुछ उस समय में उनको उनका जुड़ाव जो है, पूरा का पूरा जुड़ाव है वो पतंग के साथ में ही रहता है। छतों को भी नरम बनाते हुए, अब छतें जो होती हैं, पथरीली जो छतें होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन वो भी उस समय में बच्चों की वो कोमलता है उसका सानिध्य प्राप्त करके, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बच्चे हैं उनके लिए वो छत भी कोई विशेष कठोरता नहीं उनके लिए उनको कठोर लगती हैं, वो भी उनके लिए कोमल ही लगती हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य यहाँ पर कि चारों तरफ है बच्चों की जो आवाज़ें हैं, पतंगों को काटने की, हो हल्ला उनका चारों तरफ होता है, तो ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं से उनकी आवाज़ें जो आती हैं उनसे ऐसे लग रहा है जैसे मृदंग की भांति दिशाएं स्वयं बज रही हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर, डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर, यहाँ पर फिर उपमा अलंकार है। इससे पहले जैसे आप देखोगे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। छतों को भी नरम बनाते हुए, यहाँ पर स्पर्श से बिंब है। इसके अलावा जन्म से भी अपने साथ लाते कपास, यहाँ पर मैंने बताया था लाक्षणिक प्रयोग है। यहाँ पर देखिए लक्षणा शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर, डाल की तरह लचीले वेग से यानी कि डाल जिस प्रकार से लचीली होती है, हवा के साथ में वो झुकती है, ऊपर उठती है, वो वैसे ही बच्चे हैं, वो भी इसी प्रकार का व्यवहार है वहाँ पर उनका दिखाई दे रहा है कि वो कोमलता लिए हुए हैं और उनके अंदर, शरीर के अंदर इतना लचीलापन है कि वो पतंग की उस छोटी सी पतली सी उस डोर के सहारे अपने आप को संभालते रहते हैं। इसके आगे, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखिए छतों के खतरनाक किनारों तक कहने का आशय यहाँ पर कवि का है कि बच्चे हैं वो छतों के खतरनाक किनारों तक, जहाँ से गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उस समय में वो बच जाते हैं। बचते किससे? उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी कि उनके अंदर उनकी कोमलता के साथ साथ में उनका जो रोमांच है, उस पतंग के प्रति उनका जो कह सकते हैं कि उत्साह का जुड़ाव जो है, वही उसे उन्हें उस खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है।
सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब रंध्रों का तात्पर्य यहाँ पर किससे लिया गया है? उच्च आकांक्षाओं से लिया गया है कि उनकी जो उच्च आकांक्षाएं हैं वो उच्च आकांक्षाएं ही उन्हें ऊंचाई पर पहुंची हुई इस पतंग के साथ साथ थामे हुए हैं, महज एक धागे के सहारे, यानी कि उस धागे के सहारे वे अपने आप को बचा के रखते हैं। इसके आगे हमारी कविता का जो भाग है, हाँ थोड़ा और बचा इसमें। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, यानी कि कई बार हमने देखा होगा कि पतंग उड़ाने के समय में बहुत सारे बच्चे हैं वो गिर जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और वो जब बच जाते हैं तो उसके बाद में तो उनके मन में जो थोड़ा बहुत डर भय होता है वो डर भय भी खत्म हो जाता है, और भी ज़्यादा वो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने यानी कि तेज़ धूप सर्दी गर्मी किसी भी चीज़ को उस समय में उनका ध्यान नहीं रहता, और वो और भी ज़्यादा खतरनाक जगहों पर से पतंग है उसको उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है, यानी कि उनकी चंचलता, उनका उत्साह उन बच्चों के अंदर इतनी निडरता भर देता है जो गिरने के बाद में बच जाते हैं, उनके अंदर इतनी चंचलता और उत्साह भर देता है कि पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में, यानी कि उनके उत्साह को देखते हुए ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी और भी ज़्यादा उनका अब सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश है वो कर रही है। इस प्रकार से हमारी ये कविता है वो ख़त्म हो गई। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई पंक्ति दे के पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है, या फिर इसके अंदर पहले जो बिंब थे, बिंब हमारे सिलेबस के अंदर 2015 फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंदर थे, लेकिन मिथक बिंब फैंटेसी वह सब कुछ हटा दिया गया अभी, तो इसमें ज़्यादा ये बिंब प्रधान कविता है, तो बिंबों का तो हमारे यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा नहीं जाता। ज़्यादा संभावना ये जैसे खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा है, तो प्रश्न वो बन सकता है किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा है, या फिर इसके अंदर कोई पंक्ति है वो हमें देख के पूछी जा सकती है, तितलियों की रंगीन दुनिया है कहाँ पर है, किस पाठ से पंक्ति ली गई है, दिशाओं को मर्दंग की तरह बजाते हुए, तो इस प्रकार से कोई पंक्ति दे के प्रश्न पूछा जाता। बाकी इसमें कोई विशेष नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। ये साधारण सी कविता है जो आप सबको गद्यात्मक रूप लिए हुए हैं, जो आप सबको अच्छे से समझ में आती है, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा इसलिए हमें इसको भी पढ़ना है। कल हम कुंवर नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ एक आध दिन थोड़ी तबीयत है वो नाजुक है, उसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के को भी हम शामिल करेंगे। इसके अलावा काव्य शास्त्र वगैरह उसका भी एक आध वीडियो दो चार दिन से हम डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेगुलर पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आज के लिए बस इतना ही।